कहानी शुरू होती है रिक कार्वर से, जो एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और जिसे पुलिस एक क्राइम सीन पर सवाल कर रही है। वो आखिरी इंसान था जिसने मिस्टर कॉल्डवेल को जिंदा देखा था, जिसने अभी अभी खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। हालात कितने भी सीरियस क्यों ना हो, रिक पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आराम से पुलिस से बात करते हुए अपने बिजनेस कॉल्स अटेंड करता रहता है। ऑफिसर, मिस्टर कार्वर, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रिक, हाँ, बस एक सेकंड। हाँ, वही डील फाइनल कर दो, मैं अभी कॉल बैक करता हूं। फोन कॉल खत्म करने के बाद रिक पुलिस को बताता है कि जैसे ही मिस्टर कॉल्डवेल ने उसे देखा, वो घर के अंदर गया और खुद को गोली मार ली। सुनने में ये शकी लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। रिक बैंकों के साथ मिलकर घरों की फोरक्लोजर डील्स करता है और मिस्टर कॉल्डवेल उन्हीं घर मालिकों में से एक था जो अपना घर खोने वाले थे। बेघर होने के डर से उसने ये दर्दनाक कदम उठा लिया, लेकिन रिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम ठंडे दिल से ये सब बताता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो कितना बेरहम और चालाक आदमी है। इसके बाद हम मिलते हैं डेनिस नैश से, एक मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर और सिंगल फादर जो अपनी फाइनेंशियल परेशानियों से जूझ रहा है। उस पर बैंक का लगभग $80,000 का कर्ज है और उसका घर फोरक्लोजर की कगार पर है। उसकी फैमिली कभी भी बेघर हो सकती है। अपने घर को बचाने के लिए डेनिस अपने बेटे कॉनर के साथ कोर्ट जाता है, उम्मीद करता है कि बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स से कोई बातचीत हो सकेगी, लेकिन जज उसे सिर्फ 30 दिन का अपील पीरियड देता है। जज, बैंक अगले 30 दिनों में नए खरीदार को लाने के लिए फ्री है। क्या आपने सच में 3 पेमेंट्स मिस कर दी थी? डेनिस, सर प्लीज, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन जज उसकी एक नहीं सुनता। पुलिस ऑफिसर उसे कोर्ट से बाहर निकाल देते हैं। डेनिस हताश और हार मानकर घर लौटता है, लेकिन अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश करता है। कॉनर, हम घर नहीं खोएंगे ना? डेनिस, बिल्कुल यकीन से, मैं हमारा घर नहीं खोने दूंगा। लेकिन हकीकत में डेनिस अंदर से टूट रहा है। उस रात वो बेतहाशा कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे जल्दी से जल्दी पैसे दिला सके। वो हर लिस्टिंग चेक करता है, अनगिनत कॉल्स करता है, हर जान पहचान वाले से मदद मांगता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। नैरेटर मजाकिया अंदाज में, इस वक्त डेनिस इतना कंगाल है कि अगर जे जोना जेमसन को स्पाइडरमैन की फोटोज बेचने का काम मिल जाए तो वो भी करने को तैयार होगा। अगले दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। दोपहर में कुछ शेरिफ्स रिक कार्वर के साथ डेनिस के घर पहुंचते हैं। शेरिफ, घर अब बैंक की प्रॉपर्टी है और आपको तुरंत खाली करना होगा। डेनिस विरोध करता है, याद दिलाता है कि जज ने उसे 30 दिन का टाइम दिया था। लेकिन रिक एक साइन किया हुआ कोर्ट ऑर्डर दिखाता है, जिससे साफ हो जाता है कि अपील अब कोई मायने नहीं रखती। रिक, बैंक ने आपको पहले ही $3,500 ऑफर किया था, जिससे आप खुद से घर छोड़ सकते थे, लेकिन आपने मना कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। डेनिस की मां लिन गुस्से में पुलिस से बहस करने लगती है। लिन, तुम लोग हमारे घर में घुसने वाले कौन होते हो? शेरिफ ठंडे लहजे में, मैम, अब ये घर आपका नहीं है, असली घुसपैठिए आप हो। डेनिस और उसकी मां के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। जो भी जरूरी चीजें समेट सकते हैं समेटने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद कॉनर स्कूल से लौटता है और देखता है कि उसका परिवार घर से निकाला जा रहा है। कॉनर, मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता हूं। डेनिस गहरी सांस लेते हुए, अब हम यहां नहीं रह सकते बेटा। टूटे दिल और लाचार निगाहों से कॉनर देखता है कि उनका घर उनसे छिन रहा है। पड़ोसियों को आखिरी अलविदा कहकर डेनिस और उसका परिवार एक जर्जर से मोटल में रहने चले जाते हैं। उन्होंने प्लान किया है कि वो यहां कुछ दिन रहेंगे। कॉनर, हम यहां कब तक रहेंगे? डेनिस, बस कुछ दिन। उस रात डेनिस दर्जनों फोन कॉल्स करता है, किसी भी तरह का काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो यहां तक कि प्लम्बिंग के काम के लिए भी ऑफर देता है, लेकिन कोई भी उसे हायर करने को तैयार नहीं होता। डेनिस, कोई भी लोअर लेवल का काम, कुछ भी चल रहा हो। रात को लिन सुझाव देती है कि वो टैंपा जाकर अपने अंकल के पास रहे, लेकिन डेनिस इनकार कर देता है। वो कॉनर को उसके स्कूल और दोस्तों से दूर नहीं ले जाना चाहता। दूसरे दिन डेनिस किसी भी तरह का काम ढूंढने के इरादे से सुबह जल्दी उठता है। बाद में उसकी कुछ मूवर्स से जोरदार बहस हो जाती है। डेनिस उन पर अपने कंस्ट्रक्शन टूल्स चुराने का आरोप लगाता है। मूवर ताने मारते हुए, तेरे पास घर भी नहीं है, टूल्स का क्या करेगा? तभी अचानक रिक कार्वर वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। डेनिस उसे सब बताने ही वाला होता है कि रिक को एक फोन कॉल आ जाता है। रिक गुस्से में, तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? फोन काटने से पहले रिक डेनिस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो काम की तलाश में है। उसे याद आता है कि डेनिस को कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, तो वो उसे एक छोटा सा जॉब ऑफर करता है।
$50 के बदले पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण डेनिस झट से मान जाता है और रिक के ट्रक में बैठ जाता है। वो एक फोरक्लोजर हाउस में पहुंचते हैं जो सीवेज फ्लडिंग से बुरी तरह खराब हो चुका है। बदबू असहनीय है और ज्यादातर वर्कर्स इसे साफ करने से मना कर देते हैं। डेनिस को तुरंत एक मौका दिखता है। वो रिक से मोलभाव करता है और कहता है कि वो काम $250 में करेगा। रिक राजी हो जाता है। डेनिस अंदर जाता है, लेकिन हालात उससे भी बुरे हैं जितना उसने सोचा था। चिपचिपी बदबूदार गंदगी से उसे उल्टी आ जाती है। दूसरे वर्कर्स उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन डेनिस हार नहीं मानता। वो सबको ड्रिंक्स ऑफर करता है और एक सही मजदूरी देने का वादा करता है। आखिरकार वे सब उसके साथ जुड़ जाते हैं। रिक डेनिस के इस एटीट्यूड से प्रभावित होता है। रिक मुस्कुराते हुए, चलो खत्म करते हैं इसे। काम पूरा करने के बाद डेनिस मोटल लौटता है और लिन को पैसे दिखाता है। लिन राहत महसूस करती है और पहली बार उन्हें उम्मीद नजर आती है। वो दिन वो खुश होकर बिताते हैं। अगले दिन रिक डेनिस को अपने शानदार मेंशन में बुलाता है जहां उसे एयर कंडीशनिंग यूनिट ठीक करनी होती है। डेनिस पहली बार रिक की आलीशान जिंदगी की झलक देखता है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और खूबसूरत बीवी। लेकिन लगातार बजते फोन और गुस्से से भरी आवाजें साफ बताती हैं कि रिक के कई दुश्मन भी हैं। काम खत्म करने के बाद रिक डेनिस को ड्राइव पर ले जाता है और उसे एक बढ़िया जॉब ऑफर करता है। रिक, जानते हो मैं कौन हूं? मैं वो आदमी हूं जिसके पास ढेरों प्रॉपर्टी हैं। बिना ज्यादा सवाल पूछे डेनिस झट से जॉब के लिए हां कर देता है। उसे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है। ड्राइव करते हुए उन्हें एक घर दिखता है जो पड़ोसी की बिजली और पानी चुरा रहा होता है। रिक गाड़ी घुमाकर वहां पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर रहने वाला आदमी फ्रैंक ग्रीन दरवाजा खोलता है। रिक, तो सिर्फ मुझसे नहीं, तुम अमेरिका की सरकार से भी चोरी कर रहे हो। शर्मिंदा होकर फ्रैंक चुपचाप अवैध कनेक्शन हटा देता है। बातचीत के दौरान वो डेनिस को बताता है कि उनके बेटे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। फ्रैंक गहरी सांस लेते हुए, मैंने 2 साल पहले अपनी जॉब खो दी थी, तब से बस गिरता ही जा रहा हूं। जाने से पहले फ्रैंक माफी मांगता है, लेकिन रिक उसे सख्त चेतावनी देता है। रिक, अगली बार शेरिफ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। इसके बाद रिक और डेनिस एक अपस्केल घर में पहुंचते हैं। रिक, यहां के हाई एंड किचन कैबिनेट्स और फर्नीचर निकालो, इन्हें दूसरी प्रॉपर्टी में लगाना है। डेनिस काम खत्म करता है और रिक उसे $3250 देता है। फिर वो उसे अपनी कंपनी रिक कार्वर रियल्टी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। रिक, तुमने पूरी जिंदगी ईमानदारी से घर बनाए, उससे तुम्हें क्या मिला? हंसते हुए, रिक, मेरे दरवाजे पर दस्तक? डेनिस थोड़ा झिझकता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। चेक जेब में रखने से पहले डेनिस पूछता है कि क्या वो इन पैसों से अपना घर वापस ले सकता है। रिक उसकी बात को एक झटके में टाल देता है। रिक, उसकी फिक्र मत करो, सही वक्त आएगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, डेनिस धीरे धीरे रिक के डार्क बिजनेस में और गहराई तक उतरने लगता है। वह फोरक्लोजर नोटिस लगाने लगता है, परिवारों को घर से निकालता है और छोड़े गए घरों से कीमती सामान तक चुराने लगता है। इसी दौरान वह एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और पुल पंप्स जैसी चीजों की तस्वीरें खींचकर उन्हें लापता दिखाता है, जिससे रिक सरकार से झूठे क्लेम करके पैसे कमा सके। क्या कर रहे हो बेटा? मैं एक ऐसा घर खरीदने जा रहा हूं जिसमें पूल हो, और अगर पूल खराब हुआ तो यह काम डेनिस को अंदर से तोड़ने लगता है। वह उन बेघर हुए लोगों से बार बार टकराता है जो कभी उसी की तरह मजबूर थे। कुछ लोग उसे धमकाते हैं तो कुछ फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वह उनकी हालत समझता है, लेकिन खुद को यह यकीन दिलाता रहता है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है। वह लोगों को घर से निकालकर प्रॉपर्टी फ्लिप कर रहा है, क्योंकि सच कहें तो स्पाइडरमैन की कोई पेंशन नहीं होती और न्यूयॉर्क में झूलने से बिल्स नहीं भरते। उसकी अपनी फैमिली इसी नौकरी के पैसों पर टिकी हुई है। रात में डेनिस जब मोटल लौटता है तो अपनी मां और बेटे के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। बैग में क्या है? स्टेक? क्या? वह सच्चाई छुपाता है, सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ग्लानि सताने लगती है और रातों की नींद उड़ जाती है। एक दिन रिक चोरी की गए सामानों की लिस्ट तैयार करता है और डेनिस को समझाता है कि सरकार इन्हें रिप्लेस करने के लिए उसे पैसा देगी, मतलब फ्री का पैसा कमाने का और मौका। फिर वह डेनिस को एक नई स्कीम में फंसाता है, फोरक्लोजर घरों में फेंक किराएदार बिठाकर बैंकों से कैश फॉर कीज का पैसा लेना। बताओ, सबसे ज्यादा कैश फॉर कीज कौन देता है? डेनिस को एहसास होता है कि वह भ्रष्टाचार के दलदल में और गहराई तक धंसता जा रहा है, लेकिन अब वह इतना आगे बढ़ चुका है कि वापस लौटना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद
रिक उसे $7,200 का चेक देता है, उनके अवैध धंधे से मिली कमाई में उसका हिस्सा। डेनिस पैसे लेने से मना कर देता है और उसके बजाय रिक से अपने घर को वापस दिलाने की गुजारिश करता है। बिना झिझके रिक हामी भरता है, लेकिन एक शर्त रखता है, डेनिस को अब भी उसे $1,55,000 चुकाने होंगे। घर वापस मिलने की खुशी में डेनिस उसे धन्यवाद देता है, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ बदलने लगता है। वह अपनी टखने पर एक बंदूक बांध लेता है, जिसे रिक ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था, लेकिन अब डेनिस इसे एक अलग मकसद से देखता है। वह इस खेल को रिक जैसे लोगों की तरह खेलना चाहता है। कुछ ही समय बाद रिक डेनिस को एक और बेदखली देखने ले जाता है। इस बार एक कपल, मिस्टर और मिसेस टैनर, और उनके छोटे बच्चे अपने घर से निकाले जा रहे हैं। डेनिस शुरू में खुद को अलग रखता है, शांति से उन्हें बताता है कि उन्हें घर छोड़ना ही होगा, चाहे मर्जी से या जबरदस्ती। मुझे यह सब करने का कोई शौक नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। डेनिस को पता है कि वह इस तरह की निर्दयता के लिए नहीं बना, लेकिन उसके पास क्या विकल्प है। पुलिस अंदर घुसकर वही कड़वे शब्द दोहराती है जो कभी डेनिस और उसकी मां से कहे गए थे, तुम और तुम्हारी वाइफ यहां घुसपैठ कर रहे हो, अब यह घर बैंक की संपत्ति है। डेनिस को अंदर ही अंदर अपराध बोध महसूस होता है, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है कि यह मासूम परिवार बेघर हो रहा है। टैनर कपल गिड़गिड़ाता है, लेकिन डेनिस और पुलिस उनकी एक नहीं सुनते। इस घटना के बाद डेनिस अंदर से टूट जाता है। टैनर कपल उससे मदद लेने से इनकार कर देता है, उसे घृणित कहता है, तुम्हें पता है, जब तुम्हें मुझे बस एक नौकरी चाहिए से मैं किसी की जिंदगी का विलेन बन चुका हूं तक पहुंच जाते हो, तो हालात सच में खराब हो चुके हैं। डेनिस का सामना खुद की सच्चाई से होता है और पहली बार वह फूट फूट कर रो देता है। बाद में डेनिस अपनी फैमिली को सरप्राइज देता है। वह उन्हें उनके पुराने घर लेकर जाता है। वह बताता है कि कुछ ही हफ्तों में वे वापस यहीं रहने वाले हैं। कॉनर खुशी से झूम उठता है और अपने पुराने कमरे की ओर दौड़ता है। लिन हालांकि राहत महसूस करती है, लेकिन डेनिस से पूछती है कि यह सब हुआ कैसे। घर इतना बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि यह बड़ा ही है। डेनिस उसे आधी अधूरी सच्चाई बताता है कि उसका बॉस रिक ने घर खरीदा है और वह धीरे धीरे कर्ज चुका देगा, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता है कि सच्चाई कुछ और है। फिर भी कम से कम उस दिन के लिए उसकी मां और बेटे की खुशी उसे मुस्कुराने का मौका देती है। पर ज्यादा वक्त नहीं लगता और जितना अधिक वह लोगों को घरों से बाहर निकालता है, उतना ही अपराध बोध बढ़ता जाता है। उसकी हद तब पार हो जाती है जब उसे एक बुजुर्ग दंपति को घर से निकालना पड़ता है, जिन्हें तो यह तक नहीं समझ आता कि उन्हें जाना क्यों पड़ रहा है। पर भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद डेनिस अब रिक का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका है। हमारे पास दस्तावेज हैं, जज के साइन हैं, सब कुछ लीगल है, आपको बाहर निकलना होगा अभी। एक दिन रिक डेनिस की मुलाकात एक अमीर इन्वेस्टर से करवाता है, मिस्टर फ्रीमैन। फ्रीमैन उन्हें एक बड़ी डील ऑफर करता है, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट, लेकिन एक शर्त होती है, उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ऑर्टिज पर नजर रख सके, जो कि एक कंपटीटर ब्रोकरेज चला रहा है और फोरक्लोजर घरों को बेच रहा है। रिक डेनिस को धीरे धीरे अंधेरे की तरफ धकेलता है, कानों में ताकत के मीठे वादे फुसफुसाते हुए, मैं तुझे 5% दूंगा, 10%, 6%। थोड़ी सौदेबाजी के बाद डेनिस मान जाता है। ये उसके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी कमाई होने वाली थी। रिक उसे ऑर्टिज की जासूसी का काम सौंपता है। जल्द ही डेनिस को पता चलता है कि ऑर्टिज पहले ही 15 घरों का सौदा एक ग्रुप इन्वेस्टर्स के साथ कर चुका है। डेनिस और उसका साथी ऑर्टिज की डील्स को बर्बाद करने के लिए उन घरों में सेंध लगाते हैं और वहां से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें चुरा लेते हैं, जिससे यह लगे कि ऑर्टिज की डील्स गिर रही हैं। अगले दिन कॉनर का बर्थडे होता है। डेनिस अपने परिवार के साथ एक होटल में जश्न मनाने जाता है, लेकिन उसका अतीत उसे पकड़ ही लेता है। एक आदमी जिसे डेनिस ने कभी घर से निकाला था, उसे पहचान लेता है और गुस्से से सामने आ खड़ा होता है। डेनिस उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे हटने से इनकार कर देता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुमने मुझे मेरे घर से निकाला था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तनाव बढ़ता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। लिन और कॉनर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन डेनिस चिल्लाकर उन्हें उनके कमरे में जाने को कहता है। वह गुस्से और झुंझलाहट में खुद पर से काबू खो देता है। बाद में जब वह कमरे में लौटता है, लिन उससे पूछती है कि वह आदमी उसे जानता कैसे था। डेनिस, जो पहले ही बुरी मानसिक स्थिति में था, गुस्से से चिल्ला उठता है कि उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता? उसकी फैमिली उसके इस रिएक्शन से हिल जाती है। डेनिस को एहसास होता है कि वह बहुत दूर निकल चुका है, एक ऐसी दुनिया में जिस पर अब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस अंधकार से बचने के लिए वह एक बार फिर रिक की ओर देखता है। कुछ समय बाद डेनिस की मुलाकात रिक और एक बिजनेसमैन कहाना से होती है।
वे डिस्कस करते हैं कि ऑर्टिज की डील कैसे पूरी तरह फेल हो चुकी है। उन 15 में से 6 इन्वेस्टर्स ने डील से हाथ खींच लिया है क्योंकि उनके घरों से सामान चोरी हो गया था। यह सब रिक की चाल का हिस्सा था। अब रिक ऑफर करता है कि वह उन सभी चोरी हुए अप्लायंसेस को फ्री में रिप्लेस कर देगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर वे लोग ऑर्टिज को छोड़कर हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। कहाना इस डील को फायदे का सौदा मानता है और हामी भर देता है, लेकिन इन घरों को 30 दिनों के अंदर खाली कराना होगा। रिक और डेनिस मुस्कुराते हैं। वे यह गेम जीत चुके थे। इस जीत का जश्न मनाने के लिए रिक अपने मैंशन में एक शानदार पार्टी रखता है, शराब, म्यूजिक और हाई प्रोफाइल मेहमानों से भरी हुई। क्योंकि सच कहें तो मैं कामयाब हो गया का असली मतलब है पूल के किनारे बैठकर महंगी व्हिस्की पीना और ये दिखावा करना कि तुम्हारी आत्मा अब भी जिंदा है। जैसे जैसे रात गुजरती है, रिक और डेनिस पूल के किनारे बैठते हैं। रिक अपनी सफलता का मजा ले रहा होता है, लेकिन डेनिस नशे में डूबा हुआ, ग्लानि से भरा हुआ महसूस करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा होता है, अपना घर वापस पाना। रिक उसे दिलासा देता है, बस कुछ हफ्तों की बात और है। पर डेनिस अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब उस मोटल से बाहर निकलना है, अभी। रिक उसकी बेचैनी को समझ जाता है और उसे याद दिलाता है कि अब उसके पास इतना पैसा है कि वह कोई भी घर खरीद सकता है, बल्कि कई घर भी। पैसा तुझे जो चाहे खरीद सकता है, समुद्र में घरों की कोई कमी नहीं। डेनिस को यह बात गहराई तक लग जाती है। अगले ही दिन बिना सोचे समझे वह एक आलीशान मैंशन खरीद लेता है जो कुछ दिन पहले उसकी नजर में आया था। फिर वह अपनी फैमिली को वहां सरप्राइज देने ले जाता है। पर खुशी के बजाय लिन और कॉनर का रिएक्शन डरावना होता है। लिन डेनिस पर भड़क उठती है, तुमने सिर्फ इसलिए किसी को उनके घर से बाहर फेंक दिया ताकि हम यहां रह सकें। यह किसी और का घर था डेनिस, और मुझे हमारा घर चाहिए था। वह सच्चाई को देख चुकी थी और अब वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। वह अपने बेटे को ऐसे घर में नहीं पाल सकती जिसकी बुनियाद मासूम लोगों के दर्द पर रखी गई थी। घृणा से भरी लिन साफ कह देती है कि वह इस घर में नहीं रहेगी। वह कॉनर को लेकर अपने भाई के पास जाने को तैयार है। डेनिस टूट जाता है। वह उससे विनती करता है, लेकिन लिन अडिग रहती है। वह फोन उठाने लगती है। अगली सुबह रिक डेनिस को अपने ऑफिस बुलाता है और एक जरूरी दस्तावेज उसके हाथ में देता है। यह पब्लिकेशन का प्रूफ है, पर डेनिस इसे पढ़ते ही समझ जाता है यह एक झूठा लीगल मोशन है जो एक संघर्षरत पिता फ्रैंक ग्रीन के खिलाफ फाइल किया गया है। वह आदमी जो अपने घर की बिजली और पानी बचाने के लिए पड़ोसी की मदद ले रहा था, अब उसे भी बाहर निकाला जाएगा। अगर फ्रैंक केस जीत जाता है तो रिक की पूरी डील बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रिक डेनिस को सुबह 9:45 से पहले दस्तावेज कोर्ट में जमा करने का आदेश देता है। इसका मतलब था कि किसी भी कीमत पर डेनिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्रैंक अपना घर हार जाए। डेनिस कोर्ट हाउस पहुंचता है और फ्रैंक को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ देखता है। उनके चेहरे पर उम्मीद झलक रही थी, जैसे उन्हें सच में भरोसा था कि वे केस जीत सकते हैं। डेनिस पर ग्लानि हावी हो जाती है। वह खुद को संभालने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन रिक लगातार मैसेज भेजकर पूछ रहा होता है कि उसने अभी तक पेपर जमा क्यों नहीं किया। आखिरकार रिक का फोन आता है, अगर दस्तावेज जमा नहीं किया तो तू मारा जाएगा। डेनिस जानता है कि अगर वह यह पेपर सौंपता है तो फ्रैंक की जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन रिक की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है, उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती हुई। भारी मन से डेनिस वह झूठा लीगल मोशन कोर्ट में जमा कर देता है। थोड़ी ही देर बाद अदालत फ्रैंक के खिलाफ फैसला सुना देती है। उसका घर जब्त कर लिया जाता है। फ्रैंक बेतहाशा जज से गुहार लगाता है, मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह जाती है। बस यूं ही डेनिस की सफलता के नीचे एक और परिवार कुचल जाता है। उम्मीद है उस मैंशन में साउंड प्रूफ वॉल्स होंगे, क्योंकि यह ग्लानि बहुत जोर से चीखने वाली है। उसी शाम डेनिस अपने नए मैंशन लौटता है, जिसे अब वह घर कहता था, लेकिन अंदर घुसते ही उसे एहसास होता है कि यह घर पूरी तरह खाली है। लिन और कॉनर जा चुके थे। वे उसे छोड़कर टाम्पा चले गए थे। सच्चाई उसके ऊपर गाज बनकर गिरती है। वह शराब में डूब जाता है, इतनी की होश खोकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह उसका फोन बजता है। रिक पहले से ही उसके दरवाजे पर खड़ा होता है, जल्दी करो, फ्रैंक ग्रीन की एविक्शन का टाइम हो गया है। डेनिस, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, किसी मशीन की तरह उसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पहले से पुलिस मौजूद होती है। पड़ोसियों से बातचीत चल रही थी, कुछ गड़बड़ थी। रिक गाड़ी से उतरते हुए कहता है, जाकर पता करो, मेरे पास आज 2 और एविक्शन हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फ्रैंक पिछले दिन से अजीब व्यवहार कर रहा था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे डर गए थे, इसलिए पुलिस को बुलाया गया।
अब उन्हें संदेह था कि फ्रैंक के पास हथियार है। अचानक फ्रैंक दरवाजे से चिल्लाते हुए बाहर आता है, यह मेरा घर है, असली घुसपैठिए तुम लोग हो। गन नीचे रखो, गन नीचे रखो। तनाव चरम पर पहुंच जाता है। पुलिस उसे हथियार छोड़ने का आदेश देती है, लेकिन फ्रैंक बंदूक को जोर से पकड़े हुए अपनी पूरी हताशा के साथ चीख उठता है, यह सिस्टम ही गलत है, यह अमीरों को बचाता है और हम जैसों को कुचल देता है। गुस्से ने डर को पीछे छोड़ दिया था, डर ने नफरत को जन्म दिया था और नफरत ने तबाही ला दी थी। डेनिस, जो अब तक छुपा हुआ था, पूरी तरह बिखर जाता है। वह जानता था कि फ्रैंक इस हालत में क्यों पहुंचा, यह सब उसकी वजह से हुआ था। उसी पल फ्रैंक ट्रिगर दबा देता है, गोलियां चलती हैं। पुलिस तुरंत जवाबी फायर करती है। अफरा तफरी मच जाती है। डेनिस, जो पुलिस कार के पीछे छुपा हुआ था, अचानक एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वह आगे बढ़ता है और ऊंची आवाज में फ्रैंक से कहता है, फ्रैंक, यह सब मेरी गलती है। फ्रैंक चौंक कर उसकी ओर देखता है। डेनिस कांपती आवाज में कबूल करता है, मैंने कोर्ट में झूठा डॉक्यूमेंट दिया था, मैंने तेरे खिलाफ धोखा किया, यह सब गलत था। फ्रैंक की आंखों में गुस्से की जगह अब अविश्वास था। पुलिस इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे समझाने लगती है कि अगर वह सरेंडर कर दे तो उसका केस फिर से खोला जा सकता है, उसे दोबारा न्याय मिल सकता है। थोड़ी देर की झिझक के बाद फ्रैंक धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देता है और पुलिस को खुद को गिरफ्तार करने देता है। पीछे हटो, हाथ ऊपर करो। इस बीच उसकी पत्नी और बच्चे, जो अब तक घर के अंदर छुपे हुए थे, पुलिस सुरक्षा में बाहर निकाले जाते हैं। माहौल शांत होता है। डेनिस को पुलिस अलग ले जाकर पूछताछ करती है। जब वे उससे पूछते हैं कि वह वहां क्यों आया था, तो डेनिस जवाब देता है, फ्रैंक ग्रीन को बेघर करने के लिए। लेकिन फिर वह कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह पुलिस को रिक का नाम और उसके पूरे भ्रष्ट सिस्टम की सच्चाई बता देता है। रिक, जो अब तक शांत रहने की कोशिश कर रहा था, डेनिस का यह विश्वासघात देखकर अंदर ही अंदर फट पड़ता है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी और इस बार शायद वह बच नहीं पाएगा। डेनिस पुलिस कार में बैठा खामोशी से बाहर देख रहा था। उसकी जिंदगी का हर लम्हा उसके दिमाग में तेजी से दौड़ रहा था। तभी फ्रैंक का छोटा बेटा कार के पास आता है। डेनिस और उस बच्चे की नजरें मिलती हैं, पर उस मासूम की आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि शुक्रिया, क्योंकि पहली बार डेनिस ने सच कहा था और इसी वजह से एक परिवार सब कुछ खोने से बच गया। यहीं पर फिल्म खत्म होती है, लालच, नैतिकता और हाउसिंग क्राइसिस की भयावह सच्चाई का एक दर्दनाक सबक छोड़ते हुए।